हाँ, तो बच्चों, सबको मेरा नमस्ते। आप सभी को नमस्कार। आप लगातार चैनल पर बने रहते हैं, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और आज हम लोग हमारी जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला है, जो कि कक्षा 12वीं हिंदी की पाठ्य पुस्तक है, आरोह भाग 2, है ना? इसी के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, 1-1 अंक के, उन्हीं की श्रृंखला में आज हम लोग पढ़ेंगे, चलते हैं उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए रुबैया की ओर, ये आप देखते होंगे। और ये है फिराक गोरखपुरी। इनके पाठ को पढ़ेंगे, इनको समझेंगे और इनके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उनको तैयार करेंगे। आप लोगों का सहयोग जो है बहुत अच्छा लगता है, मुझे मिलता रहता है। और आप जो मुझे देखते हैं, सुनते हैं और आप बहुत सारे लोगों के कमेंट भी आते हैं, तो मुझे मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, इसीलिए मैं अपनी वीडियो आपके लिए तैयार करता रहता हूँ। तो इस बार फिर बोलना चाहूँगा कि यदि आप में से कोई यदि नया है इस चैनल पर, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबा दें, तो आपको विषय संबंधित नई-नई वीडियो मिलती रहेगी। और हिंदी विषय में किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो या हैं मतलब 9वीं से 12वीं तक हो या 6ठी से 12वीं तक हो या कोई सी भी कक्षा में कोई भी समस्या आती है विषय वस्तु से संबंधित, व्याकरण से संबंधित, तो आप मुझे कभी भी बिना किसी अ, लाग लपेट के या तो आप मुझे मेरे मोबाइल नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, फिर किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों की सहायता करना, ठीक है? तो मेरे नंबर जो है कई सारी मेरी वीडियो की जो थंबनेल है उस पर भी लिखा रहता है और जब आप वीडियो देखेंगे तो बहुत सारी वीडियो में एक पट्टी की तरह भी मेरा नंबर चलता रहता है, तो आप लोग चाहें तो उस पर कॉल कर सकते हैं। तो चलते हम लोग बिना समय गंवाए, क्योंकि आपकी परीक्षा नजदीक है, समय का अभाव है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात समझा देता हूँ कि ये जो मैंने इसके प्रश्न तैयार किए हैं रुबैया के, फिर आप गोरखपुरी जो है 8वां पार्ट है, इसमें केवल मैंने 9 प्रश्न तैयार किए हैं बस, है ना? 9 प्रश्न तैयार किए हैं छोटे-छोटे वस्तुनिष्ठ के रूप में। आप ये देखते होंगे, यहाँ से मैंने 9 प्रश्न इसके लिए तैयार किए हैं, है ना? अब इनका क्या राज है? इतने ही प्रश्न कम मैंने जो इतने कम प्रश्न क्यों तैयार किए हैं, इसको अभी समझते हैं। पहले थोड़ा-सा फिराक गोरखपुरी के बारे में समझेंगे, क्योंकि हमारे पाठ्यक्रम में बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है ये। और रुबैया जो छंद है वो भी हमारे सिलेबस में है और कई बार हम लोग इस छंद को छोड़ देते हैं, याद नहीं करते, पढ़ते नहीं हैं। तो कई बार अपन लोग इसको छोड़ देते हैं, तो मैं आपको याद दिला देता हूँ। ये बहुत महत्वपूर्ण है, रुपया चंद क्या होता है इसके बारे में भी हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फिराक गोरखपुरी के बारे में जानते हैं। तो यहाँ देखते हैं, है ना? ये यहाँ पे लिखा है, फिराक गोरखपुरी। इनका जन्म हुआ था 28 अगस्त सन 1896 में, है ना? 28 अगस्त 1896 में ना, तो 1896, ठीक है? और गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। कब हुआ? कहाँ हुआ? गोरखपुर उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ 1896 में। एक शायर थे, है ना? उर्दू के शायर थे ये। और आपको पता होगा उर्दू, अरबी, फारसी में कवि को उर्दू में शायर बोलते हैं, है ना? और हिंदी में कवि बोलते हैं। तो एक शायर थे, शायरी करते थे और उनकी रुबैया एक छंद है, उसके बारे में भी हम समझेंगे। इनका मूल नाम क्या था? रघुपति सहाय फिराक। इनका पूरा नाम था रघुपति सहाय फिराक और इसी के नाम से फिराक गोरखपुरी, गोरखपुर के थे इसलिए इनका नाम फिराक गोरखपुरी रखा है। बहुत अच्छा पाठ है, आप इसको समझेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये लिखा है यहाँ पर, मूल नाम इनका फिराक फिराक गोरखपुरी का रघुपति सहाय। 28 अगस्त 1996 में, 1896 में, है ना? ये यहाँ पे लिखा था ना अपन, 1896 में गोरखपुर उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। और रामकृष्ण की कहानियों से शुरुआत के बाद ये अरबी, फारसी और अंग्रेजी में कविताएं इन्होंने लिखी है। तो मूलतः ये हिंदी के नहीं है, हिंदी के लेखक नहीं है, हिंदी के कवि नहीं है ये अरबी, फारसी और अंग्रेजी के हैं ये, है ना? ये अरबी, फारसी और अंग्रेजी जानते थे। और इसके बाद इनका जो क्या काम, डिप्टी कलेक्टर थे बाद में, फिर उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के लिए 1918 में त्याग पत्र दिया। तो ये इतनी हो सकता है इतनी महत्वपूर्ण ना हो, लेकिन फिर भी एक-एक बार आप देख लें, ये अंग्रेजी विभाग में अध्यापक थे, ठीक है? तो महत्वपूर्ण क्या-क्या प्रश्न बनते हैं उनको देखेंगे। तो एक बात ध्यान रखिए, इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। मैंने आपसे कहा था ना, ज्ञानपीठ पुरस्कार बहुत कम लोगों को मिलता है, जैसे महादेव वर्मा को मिला ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है बहुत कम लोगों को मिलता है और वो ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें मिला है। तो इस बात का सभी लोगों को ध्यान रखना है कि कभी पूछे तो एक तो साहित्य अकादमी पुरस्कार और एक
और किसके लिए मिला ये? गुले नगमा के लिए। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। कभी पूछा आपसे किस पर मिला, तो गुले नगमा इनका है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार और सोवियत लैंड अवार्ड मिले हैं इसे। ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इन्हें गुले नगमा के लिए मिला है, ध्यान रखेंगे हम लोग इस बात को। और साहित्य अकादमी भी मिला और सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड मिला है। ठीक है, इनकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं गुले नगमा, वज़्म जिंदगी, श्रंगे शायरी, उर्दू गजल गोई। और सन 1983 में इनका देहावसान हो गया और ये यहाँ से विदा हो गए। ठीक है, तो बच्चों ये इनकी 2 रचनाएँ हमेशा याद रखते हैं ना अपन लोग, जब परिचय पूछता है, लेखक परिचय, कवि परिचय। कभी पूछे तो बहुत सीधा और बहुत आसान पाठ है ये। तो ये मैंने आपको समझाया है। और इसके बाद ये उर्दू शायरी भी करते थे, उर्दू के भी लेखक थे, देखो यहाँ पर, है ना? उर्दू शायरी का बड़ा हिस्सा रोमानियत, रहस्य और शास्त्रीयता से बंधा रहता है। ठीक है? तो आगे इनके बारे में और महत्वपूर्ण क्या-क्या विषय वस्तु, उस पर चलते हैं आगे। तो यहाँ पर है देखो, मीरा और गालिब की तरह फिराक ने भी कहने की इससे लिखी को साध कर आम आदमी या साधारण जन से अपनी बात कही है। ठीक है, ये अभी यदि कहीं ऐसा समझाने लायक होगा तो मैं आपको समझा दूंगा। हम लोग पहले इसकी कविता को और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। और मैं आपको बता दूं, मैंने अभी आपसे बोला था कि मैंने आपके लिए इतने कम प्रश्न क्यों रखे हैं। तो मैंने आपके कम प्रश्न इसलिए रखे हैं कि ये जो पाठ है इसका, ये पाठ बहुत सरल है। और जब हम इस पाठ को पढ़ेंगे तो आपके सारे प्रश्न इसी में से तैयार हो जाएंगे, है ना? जैसे आप इस पाठ को पढ़ोगे तो अपने आप आपको लगेगा कि इससे ज्यादा बाहर कुछ नहीं आ सकता। तो इस कविता को पढ़ते हैं थोड़ा सा, साथ में एक प्रश्न भी हम तैयार करते हैं। तो देखो यहाँ पर मूल नाम हमने देख लिया, रघुवीर रघुपति साय। अभी अपन ने पता कर ही लिया इसके पहले, इस पुस्तक में देखा था। इसके बाद फिराक गोरखपुरी की आरंभिक शिक्षा किस भाषा में हुई? अरबी, फारसी और अंग्रेजी में। ये भी मैंने आपको समझा ही दिया कि आरंभिक शिक्षा इनकी अरबी, फारसी और अंग्रेजी में हुई है। ठीक है, इसके बाद है आगे फिर रुबा रुबैया कविता में किस भाषा का अनूठा समन्वय है? तो रुबैया कविता में हिंदी, उर्दू और लोक भाषा का अनूठा संबंध है, गठबंधन है ना? किसका अनूठा संबंध, ध्यान रखेंगे, फारसी नहीं आएगा यहाँ पे। हिंदी, उर्दू और लोक भाषा, इसका एक अनूठा संबंध है जो यहाँ लिखा हुआ है ना? ये यहाँ लिखा हुआ है देखो ना, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। यहाँ पर है ये हिंदी, उर्दू और लोक भाषा का अनूठे गठबंधन इसमें किया गया है। ठीक है, तो पूरी कविता में ये है, इसका ध्यान रखेंगे हम लोग। तो है ना, ये हमने यहाँ पढ़ ही लिया, समझ ही लिया, यहाँ पर लिखा है ना ये, यहाँ सब चलेंगे हम लोग हिंदी, है ना, तो उर्दू और लोक भाषा के अनूठे गठबंधन का इसमें उपयोग किया गया है। ठीक है, आगे चलते हम लोग, है ना। इसके बाद है फिर रुबैया में किस प्रेम की झांकी प्रस्तुत की गई है? तो पूरा रुबैया अभी अपन लोग पढ़ेंगे, तो वहां पर वात्सल्य प्रेम है। वात्सल्य कहाँ होता है? छोटे बच्चे के प्रति, बच्चों के प्रति जो बड़ों का प्रेम होता है, प्यार होता है, उसे वात्सल्य बोलते हैं। ठीक है, रुबैया में पिनाती शब्द का क्या अर्थ है? पिनाती है ना, पहनाती। जैसे छोटी मम्मी जो अपने छोटे बच्चों को कपड़े पहनाती है, तो वहां पर पिनाती शब्द का उपयोग हुआ है, क्योंकि थोड़ा उर्दू इनकी जो जबान थी, इनकी थोड़ी उर्दू थी, तो है ना, मैंने आपको बता ही दिया कि ये प्रमुखतः हिंदी के कवि नहीं है, तो इनके जबान, इनकी भाषा है अरबी, फारसी और उर्दू की रही है। इसके बाद छठा है, इस कविता में किस रस की सुंदर अभिव्यक्ति हुई? तो वात्सल्य रस की, क्योंकि पूरी कविता हम लोग अभी पढ़ेंगे, तो वात्सल्य रस की अभिव्यक्ति हुई है। रुबैया में रस की पुतली किसे कहा गया? अभी देखना, अभी आएगा, बहन को कहा गया, जिसे हम पाठ पढ़ेंगे अभी समझ में आ जाएगा। इसके बाद है माँ अपने बच्चों के लिए कहाँ खड़ी है? तो माँ अपने बच्चों के लिए घर के आंगन में खड़ी है। माँ अपने बच्चों को के लिए कहाँ खड़ी है? घर के आंगन में खड़ी है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 9, खिलखिलाते बच्चे की हंसी कैसी है? एक श्रव्य बिंब है। ये अभी बिंब भी हम लोग पढ़ेंगे अगली वीडियो में, मैं आपको बिंब समझाऊंगा, हो सकता है आपको अच्छे से समझ में आ जाए बिंब, बिंब क्या होते हैं। ठीक है ना, तो अब हम लोग चलते हैं कविता की ओर, है ना, और इसको पढ़ते हैं, समझते हैं थोड़ा सा, और इसी से प्रश्न हमारे तैयार हो जाएंगे। जैसे आंगन में लिए, एक यहाँ पर दृश्य क्या है? एक माता है जो अपने बच्चे को आंगन में लिए बैठी है, और उसको उसके साथ क्या क्या कर रही है? उसे नहला रही है, धुला रही है, उसे कपड़े पहना रही है, उसके बालों में कंघी कर रही है। पूरा दृश्य एक छोटे बच्चे के लिए जो माँ का प्रेम है वो यहाँ पर दर्शाया गया है। तो देखते हैं हम लोग
आंगन में लिए चांद के टुकड़े को। अब यहाँ पर प्रश्न पूछे कि चांद का टुकड़ा किसे कहा गया, प्रश्न पूछे तो चांद का टुकड़ा है ना छोटे बच्चे को, या माता ने अपने बेटे को या छोटे बच्चों को चांद का टुकड़ा कहा है। वो खड़ी हुई है माँ, हाथों पे झुलाती और उस बच्चे को गोद में लेकर के झुलाती। आपने देखा होगा छोटे बच्चे को हम लोग अपने दोनों हाथों में ले लेते हैं, जब बिल्कुल छोटा सा बच्चा होता है और उसे दोनों हाथों को हिलाते हैं, ऐसा लगता है जैसे झूला बन गया हो हाथों का। उसे गोद भरी और उसे अपनी गोद में लेकर के कभी हिलाती है उसे, कभी हाथों से हिलाती है, मतलब उसे बहुत ही प्रेम करती है। रह रह के हवा में जो लोका देती है और हवा में उसे उछालने का प्रयास करती है। आपने देखा हो कभी बच्चों को अपन लोग दोनों हाथों से ऊपर उठाते हैं और हवा में उछाल देती है। लोका देती का मतलब उसे उछाल देती है। गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे के ऐसे। इसके साथ ही बच्चा जो है, जैसे माँ उसके साथ ऐसा व्यवहार करती है तो बच्चा जो है खिलखिला जाता है, बच्चा जो है प्रसन्न हो जाता है, वो बच्चा भी हंस जाता है ना। तो गूंज उठती है उस खिलखिलाते बच्चे की हंसी। इसके बाद फिर क्या करती है, नहलाती है छल के निर्मल जल से। कौन से पानी से नहलवाती है, निर्मल जल से। जो छलक रहा है मतलब एक टब में कहीं भी पानी भर देती है और उसमें बच्चे को बिठा देती है ठंडे पानी से या निर्मल साफ पानी में, और बच्चा उसमें हाथ मारता है तो पानी छलकता है, ऊपर नीचे होता है। और जो साफ पानी है उससे तो कौन से पानी से नहलाती है, ये प्रश्न बनता है निर्मल जल से। उसके बाद नहलाने के बाद निर्मल जल से उलझे हुए घेंसुओं को, जब पूरा पानी में बाल गीले हो जाएंगे तो बाल आपस में उलझ जाते हैं, तो घेंसुओं मतलब बालों को, बालों में कंघी करती है। घेंसुए शब्द का मतलब क्या, बाल में कंघी करके, कंघी करती है। किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को, जब जब माँ उसके बालों में कंघी करती है तो बच्चा बड़े ही प्रेम से अपनी माँ को देखता है। तो फिर बच्चा किस प्यार से देखता है, कौन, अब यहाँ देखता है शब्द है तो कौन देखता है, बच्चा मुंह को। किसके मुंह को, ये भी ध्यान रखना है यहाँ पर। यहाँ देखिए देखता है बच्चा मुंह को, कभी ऐसा आ जाए तो बच्चा किसके मुंह को देखता है, अपनी माँ के मुंह को, अपनी मम्मी के मुंह को, अपनी माता के मुख को वो देखता है। और जब घुटनियों में लेके पहनाती है कपड़े, और उसके बाद क्या होती है, फिर कपड़े पहनाने के लिए पहले अपने घुटनों पे उसे बिठाती है, क्योंकि बहुत बच्चा छोटा है, वो छोटा बच्चा है बहुत ज्यादा, तो उसे खड़ा नहीं रख पाती, तो उसे घुटनों के ऊपर अपनी गोद में बिठाती है और उसे कपड़े पिनाती है, तो कपड़े पहनाती है। अभी आया था ना शब्द यहाँ पर पिनाती है, यहाँ पर मैंने आपको बताया था पिनाती शब्द आया था, पिनाती। पिनाती का मतलब है वो कपड़े पहनाती है। ठीक है, आगे। तो यहीं से हमारे प्रश्न बनना शुरू हो जाएंगे, ताकि आप लोगों को कहीं भी घुटनियों में लेकर के, तो कहाँ बैठाती है, अपने घुटनों पर, अपनी गोद में कपड़े पहनाती है। फिर अगला दृश्य आता है त्योहार का। दिवाली की शाम, घर पुते और सजे, क्योंकि दिवाली पर हम लोग घर की लिपाई पुताई करते हैं, आप अच्छे से जानते हैं सभी, तो अपन साफ सफाई रखते हैं, बिल्कुल चकाचक करते हैं घरों को। तो दीपावली की शाम, घर पुते और सजे होते हैं, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे। और चीनी के या चीनी मिट्टी के जो खिलौने हैं वो लावे यानी लाते हैं, किसके लिए, बच्चों के लिए। आपने देखा होगा घर में माँ बाप अपने बच्चों के लिए खिलौने लाते हैं, तो वो ये चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, ये थोड़ा उर्दू जबान है इनकी, इसे लावे, है ना। वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म धमक, धमक है ना चमक, बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। और रूपमती, ये रूपवती शब्द किसके लिए आया, ध्यान रखना। रूपवती मुखड़े पे, है ना, रूपवती मुखड़े पे, रूपवती मुखड़ा किसका, बच्चे की माँ का। ध्यान रखेंगे इस बात का, जो घर की महिला है उसका रूपवती मुखड़ा है, बच्चे की माँ का है, जिसके चेहरे पर एक चमक है। और जो बच्चे का घरौंदा है, उस बच्चे का जो घर है उसमें वो दीपक जलाती है। और ये देखो इस फोटो में भी एक माँ और एक बच्चे का फोटो बना हुआ है, इससे भी अपन पूरी कविता का सार का पता कर सकते हैं, पूरी कविता को पता कर सकते हैं। आगे देखते हैं। आंगन में ठुनक रहा है जिद याया, जिद याया का मतलब होता है जिद्दी करते हुए, बच्चे जिद्दी करते हैं ना, तो मुझे यही वस्तु चाहिए, जिद कर लेते हैं, फिर घर वाले उन्हें समझाते हैं, है ना, कभी छोटा मोटा डांट भी देते हैं, लेकिन फिर कोशिश करते हैं उनकी जिद को पूरा करना। तो बच्चा जो है जिद आया है, बालक तो है, बालक तो हुई चांद पे ललचाया। और अब जो बालक जो है हई चांद पे, उसी चांद पर वो ललचाता है। बालक कहता है कि मम्मी मुझे चंद्रमा चाहिए। जैसे एक पहले कविता बनी थी, मई मुझे चांद चाहिए मैयारी, मैं तो चंद खिलौनों ले हूं, है ना। सूरदास की कविता है ये, जिसमें यशोदा पालने में झुलाती है, फिर कृष्ण भगवान बड़े होते हैं तो माँ से कहते हैं कि मुझे चंद्रमा ही चाहिए खिलौने के रूप में।
तो बच्चा जिद्दी करता है कि मुझे तो मम्मी चंद्रमा चाहिए, मुझे कैसे भी करके चंद्रमा दो। तो मम्मी जब चंद्रमा नहीं दे पाती, क्योंकि संभव है चंद्रमा को नीचे लाना नहीं है ना, तो फिर क्या करती है उसे? दर्पण में उसे देख के कह रही है, और उसके जैसे यहाँ फोटो भी है, दर्पण में उसको दिखाती है उसके चेहरे को, और कह रही है, माँ देख आईने में चांद उतर आया, देख ये सामने चांद है तेरे, क्योंकि तेरा चेहरा ही चंद्रमा के समान है। तो आईने में चांद उतर आया मतलब जब उस बच्चे का चेहरा माँ कांच में दिखाती है, दर्पण में दिखाती है, आईने में दिखाती है, फिर उससे बोलती है कि देखिए जो तेरा चेहरा है ये सामने है, ये चांद यही सामने ही है, तेरे को ऊपर तेरे सामने ही चांद है, ऊपर से चांद लाने की आवश्यकता नहीं, चंद्रमा लाने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद अगला त्योहार आता है रक्षाबंधन की सुबह। रस की पुतली किसके लिए कहा गया है? ध्यान रखना, ये बहन के लिए कहा गया है ना, बहन के लिए, है ना, उस बच्चे की छोटी जो बहन है या बहन है। रस की पुतली, छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, क्योंकि रक्षाबंधन के समय हम सभी जानते हैं बरसात का मौसम होता है ना, थोड़ा बारिश का मौसम होता है ना, अगस्त के माह में रक्षाबंधन आता है, हम सभी को पता है। तो उस समय बरसात का मौसम होता है, तो घटा जो है गगन में, आकाश में काले काले बादल छा रहे हैं, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे। लच्छे का मतलब है राखी, रक्षाबंधन वाली राखी, है ना। जब अपन बाजार में जाते हैं तो कई सारे राखियां रंग बिरंगी लटकी हुई होती है, तो ऐसा लगता है कि राखियां लच्छे जो हैं, क्योंकि पहले के जमाने में डोरा बांधते थे, इतनी जो आजकल जो फैंसी राखियां आती वैसे राखियां नहीं थी पहले, तो लच्छों के रूप में ही बांधा जाता था। वही प्रेम का धागा होता था जो बहन अपने भाई की कलाई पर बांधती थी। तो बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे राखी, भाई के है बांधती चमकती राखी, और अपने भाई को वो चमचमाती राखी जो है बांधती है। इस तरह से कविता पूरी हुई, ऋषि में से कुछ प्रश्न मैंने आपके लिए तैयार किए हैं, ताकि, और एक श्रव्य बिंब है, इसमें बिंब हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा एक चीज और, रुबैया छंद, मुझे ऐसा लगता है कि इस बार बोर्ड परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा, तो इस पंक्ति को अच्छे से ध्यान रख लें। यदि होगा तो मैं दोबारा इसको एक बार और समझूंगा, लेकिन प्रयास ये, कभी समय के अभाव है, अभी अपने अपने को बहुत कम समय हमारे पास बचा, तो यहाँ देखिए, रुबैया उर्दू और फारसी का एक छंद है, ध्यान रखेंगे, कभी भी पूछे और रुबैया किस भाषा का छंद है, तो रुबैया उर्दू और फारसी का एक छंद है या फिर लेखन शैली है, ध्यान रखेंगे। और रुबैया क्या है या रुबाई क्या है? उर्दू और फारसी का एक छंद है या लेखन शैली है, जिसमें कितनी पंक्तियां होती है? रुबैया में कितनी पंक्तियां होती है? 4 पंक्तियां। ध्यान रखेंगे, ये उसकी परिभाषा है, ये रुबैया छंद की। तो रुबैया छंद की परिभाषा आपसे पूछे तो, और ये रुबैया छंद का उदाहरण भी, यहीं से कोई से भी आप यहाँ पर 1 2 3 4 पंक्तियां ले लेंगे, तो ये तो उसका उदाहरण हो गया, है ना। ये उसके उदाहरण है, ये 1 2 3 4 और 5 इसके उदाहरण है, आप कहीं से भी ले सकते हैं, ठीक है। ये परिभाषा है, उर्दू फारसी का एक छंद है, लेखन शैली, इसमें 4 पंक्तियां होती है। अब ध्यान रखना, पहली दूसरी और चौथी में तुक मिलती है ना, और तीसरी पंक्ति फ्री होती है, स्वच्छंद होती है। देखो ना, ध्यान से रखना, तुक मिलेगी, देखो यहाँ पर, है ना। यहाँ देखो, खड़ी भरी हंसी, ये तुक मिली ना, लेकिन ये है फ्री है ना। तो इस तरह ध्यान रखेंगे हम लोग, जैसे यहाँ पर, तो इसमें पहली जैसे सजे सजे लावे दिए, है ना, तो यहाँ पर तुक मिल रही है ना, सजे लावे दिए, और ये तीसरे पंक्ति फ्री है, तो ये ना है है, और यहाँ पर ये फ्री है, तो है ना, यहाँ पर देखो पुतली हल्की राखी और ये लच्छे फ्री है। तो यहाँ पर इसमें पहली दूसरी और चौथी पंक्ति में तुक मिलती है, काफिया, तुक को इसमें उर्दू में काफिया बोलते हैं, और तीसरी पंक्ति स्वच्छंद होती है। ये इसके बारे में है, ये रुबैया के बारे में। और यहाँ पर और ऐसा कोई भी ऐसी महत्वपूर्ण विषय वस्तु नहीं है ना, तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है जो पढ़ाने लायक, तो है ना, तो ठीक है। इसी के साथ, और यहाँ भी मैंने आपको समझा ही दिया है जो जो प्रश्न बनते हैं, है ना, क्योंकि मैंने आपसे कहा था ना, अगस्त के माह या सावन के महीने में रक्षाबंधन आता है, तो उसमें चारों तरफ बादल छा जाते हैं, घटाएं छा जाती है, झीनी घटा, बिजली चमकती है, वही संबंध भाई बहन का है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये पाठ पूरा किया, और मैंने इसीलिए आपसे कहा था कि मैंने आपके लिए बहुत कम प्रश्न रखे हैं, ताकि मैं पाठ को आपको समझा सकूं, है ना। तो ये आपने इस पाठ को समझा, पढ़ा, और मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें कि आपको कैसा लगता है, ठीक है। और पूरी वीडियो आप लोग जरूर देखें, ठीक है। और इसी के साथ हमारी ये वीडियो पूरी हुई।
आप सभी बच्चों का बहुत-बहुत धन्यवाद।